नमस्कार दोस्तों, विजय कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संविधान के पिछले भाग में हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था और आज यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अनुसूचियों के बारे में कि भारतीय संविधान में, मूल संविधान में कौन कौन सी अनुसूचियां थी, कितनी अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन सी नई अनुसूचियां जोड़ी गई हैं और किन अनुसूचियों में कौन सा प्रावधान किया गया है। इन सबके बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल से देखते हैं कि किस अनुसूची में क्या कहा गया है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों का भारतीय संविधान है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 7 थी। आज के हम लोग की पहली टॉपिक क्या होगी? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 12 अनुसूचियां, उन अनुसूचियों में क्या क्या कहा गया है, किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम अनुसूची 1 की बात करें, अगर 1 की बात की जाए तो इसमें क्या है? इसमें भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो भारत है, भारत में सामान्य राज्य भी हैं, संघ शासित राज्य भी हैं, केंद्र शासित राज्य जिनको कहा जाता है। तो किस राज्य की सीमा कितनी होगी, क्षेत्रफल कितना है, उसके अड़ोसी पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन से हैं, किसके साथ सीमा लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, इन सब के बारे में एक विस्तृत वर्णन हमको किस अनुसूची में मिलते हैं? अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 में क्या कहा गया है कि भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन, मतलब जो हमारे भारत में राज्य हैं, संघ शासित राज्य हैं, सामान्य राज्य हैं, उन राज्यों के बारे में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से अगली अनुसूची है अनुसूची 2। अगली अनुसूची है अनुसूची 2। और अनुसूची 2 में क्या है? अनुसूची 2 में महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। पदों के वेतन भत्ते का उल्लेख है। वेतन भत्ते का उल्लेख है। मतलब क्या है? मतलब राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कितना है, इन सब चीजों का विस्तृत वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची 2 में। तो अनुसूची 2 का संबंध किससे है? वेतन और भत्ते से है। और जितने महत्वपूर्ण पद हैं, बड़े लेवल के पद हैं, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, सबका एक विस्तृत वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची 2 में। और अनुसूची 2 का संबंध किससे है? वेतन और भत्ते से। अनुसूची 2 का संबंध है वेतन और भत्ते से। उसी प्रकार से है अगली हम लोगों की अनुसूची 3। अगला हम लोगों का अनुसूची 3। और अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में महत्वपूर्ण पदों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है।
महत्वपूर्ण पदों के शपथ ग्रहण का उल्लेख है। शपथ ग्रहण का उल्लेख है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने योग्य है कि ऐसे कौन कौन से पद हैं जिनके शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो दो ऐसे पद हैं, एक है राष्ट्रपति का पद, और एक है राज्यपाल का पद। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर, मतलब इन दोनों लोगों के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। बाकी लोगों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में। जैसे राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे वो किस चीज की शपथ लेंगे, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। प्रधानमंत्री किस चीज का शपथ लेंगे? मुख्य न्यायाधीश या जो अन्य न्यायाधीश हैं राज्यों के या सुप्रीम कोर्ट के, वो लोग किस चीज का शपथ लेंगे? तो सबके शपथ ग्रहण का अलग अलग प्रावधान है। जैसे न्यायाधीश शपथ लेंगे न्याय करने का, तो प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तन मन धन से राष्ट्र की सेवा करने का। मतलब सबके शपथ का अलग अलग प्रावधान है, अलग अलग वर्णन है। तो इन लोगों के शपथ ग्रहण का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 3 में है। और यहाँ पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि किन लोगों के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों लोगों के शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि इनका क्या है, कहाँ है? अलग अलग अनुच्छेदों में दिया गया। जैसे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का उल्लेख भाग 5 के अनुच्छेद 60 में है, तो उसी प्रकार से राज्यपाल के शपथ ग्रहण का उल्लेख भाग 6 में दिया हुआ है। अगला हम लोग चलते हैं, जो अगली अनुसूची है अनुसूची 4। अगली हम लोगों की है अनुसूची 4। और अनुसूची 4 में क्या है? अनुसूची 4 में है राज्यसभा में राज्यों के सीटों के आवंटन का उल्लेख। राज्यसभा में राज्यों के सीटों का बंटवारा, मतलब किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, इसका उल्लेख है। किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में है। जैसे उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हैं? 31। इसका उल्लेख किस अनुसूची में है? 4 में है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? महाराष्ट्र। कितनी है? 19 सीटें। किस अनुसूची में है? 4 में है। इस तरीके से करके भारत के किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, ये निर्धारण होता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण होता है, और इन सीटों के नंबर का उल्लेख, किसको कितनी सीट दी जाएगी किस राज्य को, इन सबका उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूची 4 में। और जो राज्यसभा में सांसद जाते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं जाते हैं, बल्कि प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगली है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में क्या कहा गया है? अगला हम लोगों का अनुसूची 5। और अनुसूची 5 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। कहने का मतलब क्या है कि जो भारत में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है,
अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, उन क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, उसका शासन कौन करेगा। तो जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र होते हैं उनको शासन प्रशासन करने का अधिकार सबसे ज्यादा होता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति वहां पर नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। तो राज्यपाल के माध्यम से उन क्षेत्रों का शासन प्रशासन किया जाता है, और इनके SC ST के क्षेत्रों के या इनके वृद्धि विकास के लिए, इनके उत्थान के लिए लोकसभा में इन लोगों के लिए सीटों का आरक्षण भी किया गया है। 72 सीट SC के लिए और 41 सीट ST के लिए लोकसभा में आरक्षित की गई हैं। इसका भी उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुसूची 5 में, ताकि इनका वृद्धि और विकास उत्थान किया जा सके अनुसूचित जाति और जनजातीय लोगों का। अगला इसमें देखते हैं हम लोग अनुसूची 6 में। तो अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में 4 राज्यों का उल्लेख है। अनुसूची 6 में 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन से राज्य, तो ये राज्य हैं असम, पहला राज्य है असम, दूसरा राज्य है मेघालय, तीसरा राज्य है त्रिपुरा, चौथा राज्य है मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो ये है अनुसूची 6 में। अक्सर यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि अनुसूची 6 में कितने राज्यों का उल्लेख है। अनुसूची 6 में कितने राज्यों का उल्लेख है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूची 6 में कुल 4 राज्यों का उल्लेख है। कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों में जैसे हम लोग पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वहां पर SC और ST लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो अपने यहाँ के कल्चर से बहुत प्रेम करते हैं, प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, उनसे लगाव रखते हैं। तो वहां के कल्चर को बनाए रखने के लिए, वहां की परंपरा को बनाए रखने के लिए वहां के लोगों को विशेष छूट और अधिकार दिया गया है। पूरे भारतीय संविधान वहां पर इम्पोज नहीं किया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर जो इनके क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उल्लेख का प्रावधान है। और ये प्रशासन कौन करता है, वहां पर राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। ये हो गई अनुसूची 6। अब आगे हम लोग देखते हैं अनुसूची 7 के बारे में। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनुसूची 7 के बारे में। तो अनुसूची 7 में क्या कहा गया है, जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 यहाँ पर केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का उल्लेख है। केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन, शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। अब यहाँ पर शक्तियों के विभाजन से क्या आशय है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं शक्तियों के विभाजन में कि कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ सूची के होते हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जो संघ सूची के होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्य सूची के होते हैं, और कुछ ऐसे विषय होते हैं जो समवर्ती सूची के होते हैं, समवर्ती सूची के होते हैं। तो इन विषयों का जो निर्माण है वो किस अनुसूची के आधार पर किया गया है, अनुसूची 7 के आधार पर। मतलब किन विषयों को केंद्र सरकार को दिया जाए, किन विषयों को राज्य सरकारों को दिया जाए, और किन विषयों को दोनों को दिया जाए। तो जो विषय केवल केंद्र सरकार और संसद को दिए जाते हैं उनको रखा गया है संघ सूची में,
जो केवल राज्य को दिए गए उनको रखा गया राज्य सूची में, और जो केंद्र राज्य दोनों को दिए गए हैं उनको रखा गया है समवर्ती सूची में। और ये प्रावधान लिया कहां से गया है? ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये प्रावधान लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और इसी को हम बोलते हैं केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन या केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं अनुसूची 8। अगला हम लोगों का अनुसूची 8, और अनुसूची 8 में क्या है? अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मूल संविधान में देखा जाए, मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में अनुसूची 8 में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 22 है। तो जो 14 थे उनके बाद जोड़ी कौन कौन सी गई है, थोड़ा सा उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जो जोड़ी गई हैं उनमें से एक संविधान संशोधन हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, और इसके द्वारा एक भाषा जोड़ी जाती है जिसका नाम क्या है? सिंधी भाषा। यहाँ पर एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम क्या है? सिंधी भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991, और इसके द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा अनुसूची 8 में 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कौन कौन सी? एक भाषा है बोडो, दूसरी है डोगरी, तीसरी है मैथिली, और चौथी है संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, टोटल कितनी जोड़ी गई? 4। अब कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 14 मूल में है, 15वीं सिंधी, 15 के बाद 16, 17, 18 और नीचे 4, 22। टोटल भाषाएं कितनी हो जाती हैं? 22। तो वर्तमान में इनमें अनुसूची 8 में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। अगली अनुसूची हम लोग चलते हैं। अगली अनुसूची है 9। अगली हम लोगों की अनुसूची है 9, और अनुसूची 9 में क्या कहा गया है? अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधी कानूनों को रखा गया है। भूमि सुधार संबंधी कानून को रखा गया है, और अनुसूची 9 मूल संविधान में थी नहीं, तो इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन। इसको जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। किस अनुसूची को? अनुसूची 9 को। याद रखिएगा, मूल में 8 ही थी, वर्तमान में 12 है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी जाती है? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। अनुसूची 9 को जोड़ा गया, और अनुसूची 9 में क्या रखा गया था? उस समय भूमि सुधार संशोधन जो कानून बनाए गए थे उनको रखा गया था। अगला हम लोग देखते हैं अनुसूची 10। तो जो अनुसूची 10 है, इस अनुसूची में क्या है? अनुसूची जो 10 है, इस अनुसूची में रखा गया है दल बदल को रोकने संबंधी प्रावधान।
अनुसूची 10 में दल बदल को रोकने संबंधी, दल बदल को रोकने संबंधी प्रावधानों का वर्णन है। रोकने संबंधी प्रावधानों का वर्णन है और ये भी मूल संविधान में नहीं थे। और इसको कब जोड़ा गया है? तो इसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम। इसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इसको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इनको जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। और अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल को रोकने संबंधी प्रावधान है। दल बदल को रोकने संबंधी का मतलब, अगर कोई राजनीतिक नेता एक दल से दूसरे दल में जाता है तो वहां पर उसके सदस्यता को या तो समाप्त किया जा सकता है या उसको पार्टी से निकाला जा सकता है। जो भी प्रावधान है उसको किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची 10 में है। अगला है अनुसूची 11। अगली हम लोगों की है अनुसूची 11। और जो अनुसूची 11 है इसमें क्या है? इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। लेकिन याद रखिएगा कि जो ग्राम पंचायत है या अनुसूची जो 11 है, इस अनुसूची को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। और इसको कब शामिल किया जाता है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा। इसको कब शामिल किया गया या कब जोड़ा जाता है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा इसको इसमें शामिल किया गया। और लास्ट हम लोगों का आता है अनुसूची 12। लास्ट हम लोगों के है अनुसूची 12। और अनुसूची 12 में क्या है? तो अनुसूची जो 12 है इसमें नगर पंचायतों का उल्लेख है। इसमें नगर पंचायतों का उल्लेख है या नगर पंचायतों का वर्णन है। और ये अनुसूची भी मूल संविधान में शामिल नहीं थी। और इसको कब शामिल किया गया है? तो इनको शामिल किया जाता है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा। इसको कब शामिल किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 के द्वारा। और जब शामिल कर दिया जाता है तो फिर अनुसूचियों की संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 12। तो इस प्रकार से अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। अब यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि नगर पंचायतों को प्रशासन के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और ग्राम पंचायतों को प्रशासन के लिए 29 विषय दिए गए हैं। और नगर पंचायतों को प्रशासन करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। कितना कितना? ग्राम पंचायतों को प्रशासन करने के लिए 18 विषय। 18 विषय का मतलब ऐसे है, जैसे ग्राम पंचायतों में हम लोग देखते हैं कि ग्राम प्रधान है वो कौन कौन सा काम अपने ग्राम सभा में कर सकते हैं। ग्राम सभा में प्रधान कौन कौन सा काम कर सकते हैं। तो अलग अलग कामों को विषय बना दिया गया है। कुल कितने विषय हैं? 29। और नगर पंचायतों को कितना विषय दिया गया है? 18। तो इस प्रकार से करके हम लोग की कितनी अनुसूचियां हो जाती हैं? 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो इस प्रकार से 12 अनुसूचियां हम लोग की कंप्लीट होती हैं। अब यहाँ से अगली टॉपिक हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखते हैं हम लोग भाग 1 के बारे में।